हिंदी साहित्यिक कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनिए विमल मित्र का लिखा हुआ लघु उपन्यास एक और तरह, धारावाहिक रूप से। समुद्र के चाहे 100 पर्यायवाची लिख दें, फिर भी समुद्र को समुद्र कहने से जो अर्थ की संपूर्णता, गंभीरता और सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है, वो वजन पर्याय के जरिए कहाँ आ पाता है। ठीक कुछ इसी तरह की बात विमलदा के संदर्भ में है। बांग्ला साहित्य के संदर्भ में विमल मित्र का पर्याय कोई नहीं है। हिंदी भाषी पाठकों ने उन्हें इतना प्यार और सम्मान दिया है कि उनकी अंतिम इच्छा इनके बीच दोबारा जन्म लेने की रही थी। आज भी उनके प्रशंसकों और पाठकों की संख्या कम नहीं है। प्रस्तुत है उनका लघु उपन्यास एक और तरह। आज सुनिए भाग 1। कुछ वर्ष सरकारी नौकरी की थी मैंने। नौकरी की सुविधाएं और मुसीबतें दोनों ही देखी समझी थीं। जाना था कि नौकरी में और तो सब कुछ बचाया जा सकता है, लेकिन इंसानियत को नहीं, वो भी सरकारी नौकरी में। वेतन नियम पूर्वक पहली तारीख को मिल जाता है। जब तब छुट्टी भी मारी जा सकती है और उसका वेतन भी नहीं कटता, परंतु समय का अपव्यय बहुत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ रुपयों के लिए अपने यौवन व जीवन को जलांजलि देनी पड़ रही है। इसलिए जितने साल नौकरी की, ना तो मानसिक शांति मिली और ना स्वाधीनता। एक वाक्य में कहा जाए तो यूँ समझिए कि उन सालों में मैं नहीं रह गया था। परंतु क्या सचमुच कोई लाभ नहीं हुआ था? आज इतनी दूर रहकर इतने दिन बाद सोचता हूँ कि अतीत के उन वर्षों का लेखा जोखा करके देखा जाए तो कैसा हो, विशेषतः नौकरी के अंतिम 3 वर्ष। जीवन पर्यंत जितनी अभिज्ञताओं का संचय किया है, उससे कई गुना अधिक अभिज्ञताएं उन 3 सालों में हुई थी मुझे। कितनी विचित्र थी वो अभिज्ञताएं और कितनी विचित्र वो नौकरी थी। इसी कलकत्ता शहर में जन्मा था मैं, यहीं पला और यहीं पढ़ा लिखा। बीच बीच में कार्यवश या छुट्टी मनाने बाहर गया अवश्य हूँ, पर कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। जानता हूँ कि यहाँ की आबो हवा खराब है, चीज़ों के दाम आसमान पर हैं, यहाँ एक की उन्नति दूसरे की आँख की किरकिरी बन जाती है, सब जानता हूँ। यहाँ एक दूसरे को अपदस्थ व विपदग्रस्त करने की चिंता में ही घुलता रहता है। यहाँ कलकत्ते में स्नेह, प्रेम, ममता सब हैं। जानता हूँ कि कीमत चुकाए बिना यहाँ सम्मान नहीं मिलता, तदबीर लड़ाए बिना ख्याति के दर्शन यहाँ दुर्लभ हैं। यहाँ आने पाई से मर्यादा का फैसला होता है। यहाँ केवल महत्व होने से काम नहीं चलता, प्रचार के माध्यम से उस महत्व को जनता में फैलाना पड़ता है। संवाद पत्र के मालिकों के हाथों स्वयं को बेचना पड़ता है, अर्थदानों के हाथों आत्मा का सौदा करना पड़ता है, तभी तुम महत्व हो, गुणी हो, लेखक हो और कवि हो। ये सारी बातें मेरी अपनी नहीं हैं, ये सब तो समर मुझसे कहा करता था, परंतु मैं प्रतिवाद करता था हमेशा। कहता था, ये तुम्हारा अन्याय है समर, इस प्रकार सबको एक डंडे से हाँकना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं तो बस ये भली भांति जानता था कि उस अस्वस्थ वातावरण में रहते हुए भी मन को जैसे शांति मिलती थी, बहुत कुछ नेतिवाचक शांति। उस अस्वस्थ आबो हवा से भाग जाने पर भी हाँफ उठता था। दार्जिलिंग, पुरी तथा शिमला की स्वस्थता में भी जैसे कलकत्ता के लिए मन कसकता था। कलकत्ता की उस अस्वस्थ हवा में ही अंत में तृप्ति मिलती थी। मुझे याद है पहली बार जिस दिन नए डिपार्टमेंट के ऑफिस में गया था, एक अनजाना डर सा लग रहा था। बार बार यही सोच रहा था, कर भी पाऊंगा? ये भी कैसा काम था? चोर पकड़ना था, घूसखोर पकड़ना था। सरकारी नौकरी के सारे ऑफिसों में दुर्नीतिग्रस्त लोगों पर गोपनीय नज़र रखनी थी। यद्यपि कितनी ही बार इसकी अभिज्ञता हो चुकी थी। कितनी बार हावड़ा स्टेशन पर एक सामान्य कार्यवश जाने पर घूसखोर से एकदम सामना हुआ था। शहर में सर्वत्र दुर्नीति का जाल बिछा हुआ था। पैसे की बदौलत अन्याय को भी न्याय पाने जाते देखा था मैंने। ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट ने आपाद मस्तक मुझ पर नज़र डालकर कहा था, आप कर पाएंगे ये काम? मुँह से तो कर पाऊंगा ही कहा था, परंतु अंदर ही अंदर सचमुच डर रहा था। आज अवश्य मन में कोई खेद नहीं है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया या नहीं, इसका साक्ष्य आज भी उस ऑफिस की फाइलों में संलग्न है। वो सब बातें नहीं बताऊंगा यहाँ। मेरी ही तत्परता के कारण कितने लोग अभी भी जेल में सजा भुगत रहे हैं, इसका हिसाब ऑफिस की उन फाइलों में ही रहे।
आज तो मैं एक दूसरी ही कहानी सुनाने बैठा हूँ। सुपरिंटेंडेंट ने कहा था, बड़ा कठिन काम है, ये पता है आपको? मैंने कहा था, हाँ पता है। इस पर उन्होंने कहा था, जिनको 5,000 रुपये महीना मिलता है वो भी रिश्वत लेते हैं, और जिन्हें ₹1.25 रोज़ मिलता है वो भी। परंतु मैं बड़े बड़े रिश्वतखोरों को पकड़ना चाहता हूँ। इसके बाद जरा रुक कर कहा था, वैसे इस काम में मज़ा बहुत आएगा आपको। अवाक उनके मुंह की ओर देखता रहा था मैं। उन्होंने शायद आश्वस्त करने के लिए कहा था, हाँ सचमुच मज़ा आएगा, तरह तरह के लोगों से परिचय होगा। देखिएगा दुनिया में कितने लोग अपनी नाक काट कर दूसरे का शगुन बिगाड़ना चाहते हैं। वास्तव में इस तरह के लोग भी हैं। इसका परिचय मुझे पूरे 3 सालों तक मिलता रहा था। देखा था, श्याम बाजार से एक आदमी किसी दूसरे को मिट्टी में मिलाने की इच्छा से किराए की गाड़ी लेकर आया होता। बहुत से निरपराध लोगों के विरुद्ध अभियोगों की लंबी सूची आती थी, और अभियोग लगाने वाले अच्छे बड़े आसामी होते थे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी की विपत्ति से रक्षा करता तो किसी को जेल भिजवाता। दुर्दांत श्रेणी के लोग पकड़े जाने पर मेरे पैर पकड़कर क्षमा मांगते, कहते, आप भी बंगाली हैं और मैं भी। बंगाली होकर आपने बंगाली का ऐसा सर्वनाश किया। परंतु वो सारे प्रसंग यहाँ अवान्तर हैं। समर की बात बताऊंगा मैं यहाँ। समर चंद विश्वास एक सरकारी दफ्तर में कैशियर था। माधव सिकदार लेन के किसी मेस में रहता था वो उन दिनों। उसने कहा था, बरानगर में किसी से भी पूछ लीजिएगा सर, वहाँ के सभी लोग जानते हैं हमें। मैंने पता लगाया था। वास्तव में उसका बचपन बरानगर में ही बीता था। मल्लिका लेन में 3 पीढ़ियों की विशाल हवेली थी, और केवल घर नहीं गाड़ी भी थी। लोग कहते थे, विश्वास घराने का लड़का। विश्वास घराने का लड़का कह देने के बाद और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। कोई भी नया आदमी बरानगर आता तो रिश्तेदार पूछते, कहाँ मकान मिला? तो वो जवाब देता, विश्वास घर के पास। विश्वास घर कहाँ है? चकित हो जाता वो, विश्वास घर नहीं जानते? कलकत्ते में रहते हो और बरानगर के विश्वास घराने का नाम नहीं सुना? चैत की संक्रांत का विश्वास घराने का स्वांग तो विख्यात था। किसी समय वहाँ चिड़िया खाना था। कलकत्ते में जब भी नया लाट आता विश्वासों के यहाँ जरूर निमंत्रित होता। दुर्गा पूजा पर उनकी हवेली की सजावट देखने लायक होती थी। 6 घोड़ों की गाड़ी पर दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित करने ले जाया जाता था। पुश्तैनी परिवार था, बड़े आदमी थे, इसका प्रमाण आज भी मिलता है। घर के सामने एक बहुत बड़ा गेट था। अब पहले जैसा तो नहीं रहा वो, पर 2 टूटे सिंह अभी भी हैं। दोनों के पेट का जगह जगह से प्लास्टर झड़ गया है। एक आंख टूट जाने से चूना सुर्खी झड़ गया है, ईंट दिखाई देने लगी है। ड्योढ़ी के आंगन में एक बहुत बड़ा इमली का पेड़ है, जिसकी डालों पर दिन के समय अनगिनत कबूतर गुटर गूं करते हैं, और रात को हवेली के छज्जे के नीचे आलों में आश्रय लेते हैं। एक जमाने में रोज 1 मन धान डाला जाता था उनके लिए। बंदूक की आवाज़ होते ही सारे कबूतर चौंक कर आसमान में उड़ जाते थे। बरानगर के बड़े बूढ़ों ने वे दिन देखे थे। भैरव मल्लिक लेन नाम तो बात को पड़ा है। पहले तो हवेली के सामने केवल तालाब था। उसी तालाब के दोनों ओर से रास्ता था। रात को हवेली के कमरों का प्रकाश तालाब के पानी पर झिलमिल करता था। हवेली के चारों ओर ईंट के खंभों के साथ रेलिंग लगी थी। अंदर बगीचा था। बाद को न वो रेलिंग रही थी और न बगीचा। खंभों की ईंटें तालाब में गिरने लगी थीं। शुरू में तो हटा दी जाती थीं, पर बाद को किसी ने ख्याल नहीं किया। एक बार घराने के एक हिस्सेदार का छोटा लड़का विलायत से इंजीनियरिंग पास करके आया और ऊंचे वेतन की नौकरी मिल गई उसे। उसके बाद उन हिस्सेदारों ने बालीगंज में नया मकान बना लिया और वहाँ चले गए। फिर धीरे धीरे एक एक करके अधिकतर हिस्सेदार जैसे जैसे मौका मिला चले गए। उस समय अधर विश्वास बूढ़े हो गए थे, परंतु तब भी शाम होते ही तालाब के धुंधले घाट के पास जाकर बैठ जाते, शायद गंदले पानी में अपनी परछाई देखते बैठे बैठे। दूसरी तरफ पूरब उत्तर दक्षिण में बड़े बड़े मकान बन गए थे। पहले खुला मैदान था हर तरफ। जवानी में अधर विश्वास वहीं बैठते थे। बरानगर के 2-4 गणमान्य व्यक्ति भी आकर शामिल हो जाते थे। अधर विश्वास कहते, कैसी सर्दी पड़ी इस बार चाटुज्जे? एक कहता, फूल गोभी के समोसे खाने का मन कर रहा है विश्वास महाशय। फूल गोभी के समोसे? बस और अधिक नहीं कहना पड़ता। तभी हुक्म भेज देते अंदर अधर विश्वास, और आधे घंटे में ही एक कांसे के थाल में करीब 100 समोसे हाजिर हो जाते।
कौन कितने खा सकता है, खाओ। और केवल समोसे नहीं, चाय भी आती, फिर कुल्ला करने के लिए पानी आता और सबसे अंत में गुड़ के संदेश आते। 7 साढ़े 7 तक उसी ठंड में अड्डा जमा रहता था। अब कोई नहीं आता था। सिवार भरे तालाब के गंदले पानी में रह रहकर बुदबुदे उठते थे और फुस्स से फूट जाते थे। एकटक देखते रहते अधर विश्वास, और जब सर्दी बढ़ जाती तो कंटोप पहन लेते। बरानगर में सर्दी ज़्यादा पड़ने लगी थी। अब बगीचे के गुलाबों की देखभाल नहीं होती थी। उस तरफ मोटर रखने के लिए टीन की छत की गराज बन गई थी। गाड़ी खरीदने का शौक़ नहीं था अधर विश्वास को। वो सब नए नए पैसे वालों की चीज़ें थीं। उनके प्रति अधर विश्वास को कभी भी दुर्बलता नहीं थी। अचानक बगल से मोटर के गुजरते ही अधर विश्वास चौंक पड़े। कौन? असल में गाड़ी का शौक़ दूसरे कारण से हुआ था। विलायत से लड़के के इंजीनियर बनकर आने के बाद छोटे भाई ने मोटर खरीदी थी, नई गाड़ी। दूसरे भाइयों की आंखों में चुभी थी वो गाड़ी। अधर विश्वास ने मुंशी से पूछा, कितने की है वो गाड़ी? मुंशी ने कहा, सुना था 7,000 में आती है। अधर विश्वास ने कहा, अब मेरी तो उम्र हो गई है, रहने दो। पत्नी का भी बुढ़ापा आ गया था और फिर गठिया की बीमारी। जीना भी चढ़ उतर नहीं पाती थी उस समय। उन्होंने भी एकदम ना तो नहीं की थी, पर एक घर में रहते थे। मंझले छोटे छाती फुलाकर जाते थे। गाड़ी की आवाज़ जैसे हृदय पर हथौड़े चलाती थी। झमझम बारिश पड़ रही थी। सारे बरानगर की सड़कें पानी में डूब गई थीं। अधर विश्वास घर से निकल नहीं पाते, पर छोटा उस बारिश में भी दंदनाता हुआ निकला और गाड़ी लेकर चला गया। गाड़ी होती तो ऐसा नहीं होता। वो भी घर में बंद नहीं रहते, जहाँ चाहते वहाँ चले जाते। मन होता तो मित्रों को लेकर कलकत्ता की ओर घूमने निकल जाते। कितनी नई नई जगह हैं उस तरफ। बालीगंज में लेक है, नाम सुने हैं, बस जाना नहीं हुआ कभी। फिर बोले, कौन? तेजी से गाड़ी निकल गई। पीछे से बस लड़के का सिर दिखाई दिया। शायद वही गाड़ी लेकर निकला था। घर आकर पूछा, खोका गाड़ी लेकर गया है? निस्तारणी ने कहा, हाँ। अधर विश्वास ने फिर प्रश्न किया, कहाँ गया है? ये तो बता कर नहीं गया। कुछ क्षण चुप रहकर अधर विश्वास ने फिर पूछा, कहकर क्यों नहीं गया? कहकर तो जाना चाहिए। कहाँ जा रहा है? कहीं नौकरी वोकरी ढूंढ रहा है कि नहीं? इसका कोई जवाब नहीं दिया निस्तारणी ने। अधर विश्वास ने कहा, तुम जरा कहो ना उससे, कोई नौकरी तो करनी पड़ेगी। मेरी हालत अब पहले जैसी नहीं रही। जानती तो हो कि मल्लिकों का बहुत सूद जमा हो गया है। इन सब बातों पर निस्तारणी कभी भी मुंह नहीं खोलती। आय व्यय की ओर उन्होंने जीवन में कभी दृष्टिपात ही नहीं किया, और अब जब से गठिया हुई थी तो और भी चुप हो गई थी। दोपहर को जब सारी हवेली कबूतरों की गुटर गूं की आवाज़ से गूंजती तो जैसे वातावरण मुखर हो उठता। उन्हें लगता जैसे छत उनके सर पर गिर जाएगी। बगल के कमरे में अधर विश्वास सोते रहते। उनके पलंग के पास जाकर कहती, सुनते हो? अधर विश्वास खर्राटे ले रहे होते। वो फिर कहती, मैंने कहा सुनते हो? नींद में ही वो कहते, मकान गिर तो नहीं जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अधर विश्वास के खर्राटे तब तक और तेज हो गए होते। परंतु उस दिन तालाब के किनारे से सुर्खी बिछे रास्ते पर एक और मोटर आते देखकर बरानगर के निवासी आश्चर्य में पड़ गए थे। सबसे पहले पनवाड़ी की दुकान पर खड़े निताई हालदार की नज़र पड़ी थी उस पर। आश्चर्य से कहा था, अरे ये गाड़ी किसकी है रे भूषण? भूषण पनवाड़ी ने कहा था, आपको नहीं मालूम? अधर विश्वास की गाड़ी है। अधर विश्वास की? तो आदमी के पास पैसा है। 10-12 हज़ार से कम की तो गाड़ी आती नहीं। अभी बुढ़े ने पैसा दबा रखा है। सब सोच रहे थे कि विश्वास वंश की हालत खराब हो गई है। भूषण बोला, मरा हाथी भी लाख का होता है, समझे निताई बाबू? अभी विश्वासों के लिए 2-4 गाड़ी खरीदना मामूली बात है। कैसे? भूषण ने कहा, अभी भी उस घर में 2 रुपए के पान के बीड़े बेचता हूँ रोज, पता है? 2 रुपए के पान? हाँ, 2 रुपए के पान, 4 पैसे का एक बीड़ा। रोज दोपहर को दरबान आकर ले जाता है। बात गाड़ी खरीदने से शुरू हुई थी। उसी से सबका माथा ठनका था। नहीं, जो सोच रहे थे वो सच नहीं था। सचमुच मरा हाथी लाख रुपए का होता है। छोटे बाबू लड़के की कमाई से और मंझले बाबू ससुर की दौलत से बड़े आदमी बन गए थे। पर बड़े बाबू अधर विश्वास, उनका भी अभी मूल्य है,
ये बात तो किसी के दिमाग में आई ही नहीं। नौकर मछली खरीदने बाजार गया तो निताई हालदार ने पास जाकर दोस्ती करते हुए पूछा, कौन सी मछली खरीदी रे भूतो? थैला खोलकर दिखाई भूतों ने। 1.5 सेर वजन की रोहू मछली खरीदी थी उसने। कितने पैसे लिए? 4.5 रुपये। भौचक रह गया निताई हालदार। 4.5 रुपये की मछली? फिर आलू बैंगन परवल साग भाजी अलग? खाने वाले तो 3 ही हैं, अधर विश्वास उनकी पत्नी और लड़का। काम धाम करता नहीं लड़का, इतनी खरीदारी होती कहाँ से है? जरूर बुढ़े ने पैसा दाब रखा है। फटा आलवान ओढ़े रहता है तो क्या हुआ? लड़का तो कोट पैंट पहनकर गाड़ी लेकर सैर सपाटे को निकल जाता है और रात गए आता है। सुर्खी पर पहियों की और गराज के टोन के फाटक खुलने की आवाज़ से लोगों को उसके लौटने की खबर मिल जाती थी। निताई हालदार कहता, तुम लोग जैसा सोचते हो वैसा नहीं है जी, बूढ़े के पास पैसा है। केशव वाणिज्य कहता, रुपया नहीं होता तो गाड़ी कहाँ से आती? भूषण कहता, जी हाँ, अभी भी नकद 2 रुपये के पान जाते हैं अंदर, महीने में 60 रुपये के पान। उन्हीं दिनों एक घटना हुई। रविवार का दिन था और सुबह का वक्त। मोहल्ले में घरों के बाहर चबूतरों पर अड्डेबाजी हो रही थी। खाने की किसी को जल्दी नहीं थी। अखबार की खबरों को लेकर आपस में बहस हो रही थी। तभी एक सज्जन एक चबूतरे के सामने आकर खड़े हो गए। चुस्त दुरुस्त पोशाक, बालों में टेढ़ी मांग और धोती का पोंछा मुट्ठी में, पान खा रहे थे। नमस्कार करके आगे बढ़कर बोले, आप लोगों से एक बात पूछ सकता हूँ? सामने से अखबार हटाकर निताई हालदार बोला, पूछिए। उस सज्जन के आ जाने से सब लोग चुप हो गए थे, अब सीधे होकर बैठ गए। उन्होंने कहा, मेरा नाम मधुसूदन सेन है। हम लोग दक्षिण राढ़ी कायस्थ हैं। अपनी बहन के रिश्ते के मामले में आया हूँ। आप लोग अगर सहायता करें तो बड़ा उपकार मानूंगा। जल्दी से एक और खिसक कर बगल में जगह बनाते हुए निताई हालदार बोला, बैठिए सर, यहाँ बैठिए, बैठकर बातें करिए। बैठ गए मधुसूदन बाबू। बोले, मैं यहाँ के भैरव मल्लिक लेन वाले विश्वास घराने के बारे में जांच पड़ताल करने आया हूँ। आप लोग पड़ोसी हैं, आशा है सब कुछ जानते होंगे। बहन के रिश्ते की बात है, समझ सकते हैं। मेरी बहन है इसलिए नहीं कह रहा महाशय, पर ऐसी लड़की हजारों में नहीं मिल सकती। मेरी माँ अभी जीवित हैं। मरने के पहले पिताजी बहन के विवाह के लिए रुपया भी छोड़ गए हैं। निताई हालदार बोला, विश्वास घराने के किस लड़के से संबंध कर रहे हैं? केशव बाड़ुज्जे बोला, छोटे बाबू के बारे में पूछ रहे हैं, पर वो लोग तो अब यहाँ नहीं रहते। लड़का बहुत अच्छा है, ऊंची नौकरी है, विलायत से इंजीनियर बनकर आया है। हम तो यही कह सकते हैं, लड़का ज्वेल है, ज्वेल माने हीरे का टुकड़ा। मधुसूदन बाबू बोले, उस लड़के की बात नहीं कर रहा मैं, बड़े बाबू अधर विश्वास के लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ। उसका नाम? निताई हालदार ने एकदम से कहा, समझ गया, समर विश्वास की बात कर रहे हैं ना? मधुसूदन बाबू बोले, यहाँ भी हम पैसा लगाएंगे। मैं तो बस ये जानने आया था कि इनकी हालत कैसी है, और कुछ नहीं। आप लोग समझ ही सकते हैं, इतना रुपया लगाकर बहन की शादी कर रहा हूँ, अंत में कहीं। हो करके हंस उठा निताई हालदार। मधुसूदन बाबू बोले, हंस क्यों रहे हैं? निताई हालदार ने कहा, आप बात ही ऐसी कर रहे हैं महाशय। अभी 4 दिन पहले ही तो 12,000 की गाड़ी खरीदी है। आज भी विश्वास गिन्नी के लिए भूषण की दुकान से प्रतिदिन 2 रुपए के बीड़े जाते हैं, पता है? रोज़ 2 रुपए के पान कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। विश्वास ना हो तो सामने वाली पान की दुकान के मालिक से पूछ लीजिए। इस पर कुछ नहीं कहा मधुसूदन बाबू ने। जरा रुक कर बोले, घटक तो यही कह रहा था, पर उसकी सारी बातों का विश्वास तो नहीं किया जा सकता। निताई हालदार बोला, रोज़ सुबह 10 रुपए की साग भाजी मछली आती है रसोई में, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, कानों सुनी नहीं कह रहा। अब बताइए कि इन बातों के अलावा क्या जानना चाहते हैं? उस दिन और ज़्यादा बात नहीं हुई। ये सब सुनकर मधुसूदन बाबू चले गए थे। लड़का कैसा था ये नहीं जानना चाहा था उन्होंने। उसके बारे में क्या पूछना भला? करैत सांप का बच्चा था, सांपों में सांप। नहीं करते भी 1 घंटे के नोटिस में लोहे का संदूक खोलकर लाख रुपया निकाल सकता था। विश्वास घराना कहावत बन गया था। वहाँ आने पर जिस घर में लाट साहब खाना खाने आते थे वो घराना था। एक दिन धूमधाम शुरू हो गई। सारे घर की पुताई शुरू हुई। तालाब से सेवार निकाली गई। मोटर बार बार आती जाती। मुंशी जी कान में कलम लगाए भाग दौड़ करने लगे।
अधर विश्वास अपनी दिनचर्या के अनुसार शाम को तालाब पर आकर बैठते और 4-5 आदमी हाथ बांधे उनके चारों ओर खड़े रहते। सड़क से ही सब दिखाई देता। घाट पर बड़े बड़े टोकरों में परात पतीले मांजने धोने को आते। बड़े बड़े हंडों में दही मिठाई मछली आती। गाड़ी अधर विश्वास के स्वयं के आने जाने के लिए खरीदी गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। कहा था गाड़ी के जर्क आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। तो फिर गाड़ी यूं ही बेकार खरीदी? डॉक्टर ने कहा था गाड़ी जान से ज़्यादा है क्या, ठीक हो जाइए तब गाड़ी में घूमिएगा। और वास्तव में बेचारे अधर विश्वास गाड़ी में एक बार भी नहीं बैठ पाए। खरीदने का शौक ही पूरा हुआ बस। अलवान ओढ़कर तालाब के किनारे जाकर बैठते और हवा खाते। निस्तारिणी भी कभी नहीं बैठी। समर कहता, माँ कहीं घूमने चलोगी? वो कहती, मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, मेरी तो ये गठिया की बीमारी ही पीछा नहीं छोड़ती। वो कहता, घूमती तो गठिया ठीक हो जाती तुम्हारी। इस पर वो कहती, वो ठीक हो जाए तब जाऊंगी किसी दिन। तो फिर मैं ही जाऊं? समर पूछता। जाओ, बस इतना। वो कहाँ जा रहा था, क्यों जा रहा था, ये कभी नहीं पूछा किसी ने समर से। बचपन में वो मामा के घर रहकर पढ़ा था। फिर जरा बड़ा होने पर बरानगर आया था। मोहल्ले के लड़कों के साथ कभी उसे मिलने जुलने नहीं दिया गया। बचपन में एक नौकर था उसके लिए, विधुवदन नाम था। नौकरानी कपड़े लत्ते पहनाकर तैयार कर देती, उसी पर उसकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी थी। सुबह से रात तक उसके साथ परछाई की तरह लगी रहती वो। घर ही उसकी दुनिया थी बस। इस कमरे से उस कमरे में और बाहरी ड्योढ़ी से अंदर की ड्योढ़ी। विधु को साथ लिए बिना कहीं बाहर निकलना मना था, पर बाहर जाने की उसे ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी कभी। इतना बड़ा मकान था, वही एक दुनिया थी। बहुत बच्चे थे घर में। बसंत छोटे बालों का था। वो कहता, ए लुका छिपी खेलेगा? समर कहता, खेलूंगा। बसंत कहता, मैं छुपूंगा और तू मुझे ढूंढना। फिर बसंत जाकर छुप जाता और समर उसे ढूंढता। इस तरफ उस तरफ, जीने में, छत पर, दालानों के कोने में रखी बड़ी बड़ी अलमारियों और संदूकों के आसपास। पूरब की ओर बरामदे के पास पानी के बड़े बड़े कलसे रखने के लिए मिट्टी की पलहंडियाँ बनी हुई थीं। रात को टिमटिमाती रोशनी में उनको देखकर बड़ा डर लगता था। लगता जैसे हवा ताक लगाए छुपा बैठा था। बसंत कहता, ए समर बाग में चलेगा? बाग में? वो पूछता। बचपन में उसे बगीचे में भी जाना मना था। रात को इमली में घने पेड़ की डालियों को देखकर थुरथुरी छूटती थी। दिन में भी डर लगता था। माली काम करते होते। बगीचे की उत्तर की तरफ एक विलायती आमड़े का पेड़ था। उसकी डाल पर बुलबुल का घोंसला था। विधु के साथ घूमने जाता था तो कितनी बार चकित दृष्टि से उस ओर देखा था उसने। पूंछ के नीचे का हिस्सा कैसा लाल सुर्ख था। आदमी के पैरों की आवाज़ सुनते ही पंछी फुर्र से उड़ जाता था। आमड़े के पेड़ के पास ही एक सहजन का पेड़ था। कभी तो सारे पत्ते झड़कर पेड़ बिल्कुल नंगे हो जाते और कभी कोमल पत्तों से भर उठते। बीच बीच में सावधान करता विधु, उधर मत जाना खोका बाबू, सांप है उधर, पानी पर तैरने वाला सांप। तालाब में थे पानी के सांप जो पानी पर फन उठाकर तैरते रहते थे। रात को सोते सोते भी सपने में उन्हें देखकर चीख उठता समर, सांप सांप सांप। बिंदु नौकरानी पास ही सोती थी। झट से उठकर पीठ सहलाते हुए पूछती, क्या हुआ खोका बाबू, क्या हुआ? फिर से थप्पड़ कर सुला देती वो उसे। गहरी नींद सो जाता था वो। सुबह सोकर उठने पर रात के सपने की याद भी नहीं रहती। उसके सोकर उठने तक सारा घर मुखर हो उठा होता। नीचे सरकार महाशय के कमरे में लोग इकट्ठे होने लगते। पीछे के हिस्सों में कहारन महरी बर्तनों का ढेर मांजना पानी भरना शुरू कर चुकी होती। घर में झाड़ पोंछ जोर शोर से चल रही होती। रसोई में दरवाजे पर साग भाजी मछली के थैले पड़े होते। चूल्हों पर बड़े बड़े तांबे के हंडे चढ़े होते। पद्म बुआ सिल पत्थर लेकर मसाला पीस रही होती। वो कहती, ये लो खोका बाबू, मसाला लेना हो तो लो। जब आसपास कोई नहीं होता तो वो मसाला देती थी उसे, पिसी हल्दी का मसाला। फिर बिंदु से तालाब के किनारे से गीली मिट्टी मंगाकर गुड़िया बनती और हल्दी से रंगी जाती। उसके बाद उसकी पूजा होती। पूजा में नैवेद्य प्रसाद सब होता। रसोई से मूली केला लाकर काट कर सजाते। खोका बाबू पूछते, प्रसाद नहीं खाएगी? बिंदु खाती, विधुवदन खाता, और वास्तव में खाते थे या फेंक देते थे कौन जाने।
समर पूछता, मीठा लगा? बिंदु कहती, हाँ। यही सवाल विधु वदन से दोहराता वो तो विधु भी सिर हिला देता। इसे नई बहू की ही तकदीर कहनी चाहिए और क्या। नई बहू मोटर में बैठते समय ठीक से कुछ देख ही नहीं पाई, देखने का मौका ही नहीं मिला, घूंघट पड़ा हुआ था। गाड़ी के फाटक पर आकर रुकते ही नौबत बज उठी, शंख बजा, उल्लू ध्वनि हुई, फिर कुछ पता ही नहीं लगा। लोगों की भीड़ में रीति रिवाजों के आडंबर में कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। भारी साड़ी, गहने और घूंघट के बोझ से चेतनाहीन हो गई थी जैसे। एक एक जना आता जाता और वो पैर छूती जाती। सभी ने चौमुख प्रशंसा की थी बहू की। किसी ने कहा था, चांद सी बहू आई है खोका की। तो दूसरा बोला था, बाप नहीं है तो क्या, जी खोल कर दिया है भाई ने भी। पीछे से सुनाई पड़ा था, फूल शैया का सामान देखने लायक है मौसी, 2 सेट तो सोने के हैं। किसी का भी मुंह दिखाई नहीं दिया था उसे, बस बातें कानों में पहुंच रही थीं। किसी को कहते सुना था, ए समर, तू भागा भागा कहाँ फिर रहा है? बहू के पास खड़ा हो आकर, जरा दोनों की जोड़ी तो देखें। फूल शैया की रात एक एक करके सब लोग कमरे से चले गए थे। एक टेबल पर रखा लैंप टिमटिमा रहा था, पलंग फूलों से ढका था और बहू एक कोने पर सिकुड़ी सिमटी सिर झुकाए बैठी थी। समर पास सरक आया, बोला, तुम लेट जाओ। नई बहू भारी साड़ी के घूंघट में से मुंह दिखाई नहीं दे रहा था, बस कान और गले के जेवर चमक रहे थे। वैसी ही निस्पंद बैठी रही वो, मानो समर की बात उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। समर फिर बोला, आज बड़ा परिश्रम पड़ गया तुम पर, नींद आ रही हो तो सो जाओ, बत्ती बुझा देता हूं मैं। सोचा था बत्ती बुझाने की बात पर शायद बहू कुछ बोलेगी, और बोलेगी नहीं तो कम से कम हिलेगी डुलेगी अवश्य, पर कुछ भी नहीं किया कनकलता ने, न बोली और न हिली डुली। समर ने पूछा, तुम्हारा नाम कनकलता है? वो उसी तरह चुप, हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। समर ने पूछा, तुम्हारा नाम पुकारने का नाम नहीं है? इस बार कनकलता ने सिर हिला दिया। समर ने फिर पूछा, तो फिर क्या कहकर बुलाऊं मैं तुम्हें? इतना बड़ा नाम लेकर तो बुलाया नहीं जाएगा। कनकलता का सिर हिला जरा सा, शायद हंसी आ गई थी उसे। समर के झट से घूंघट उलटते ही उसने आंखें बंद कर लीं। समर ने देखा वो हंस नहीं रही थी, वरन उसकी आंखों से आंसू टपाटप गिर रहे थे। अपनी धोती के कोने से बहू की आंखें पोंछ दी समर ने और बोला, ये क्या, रो क्यों रही हो कनक? आज के दिन क्या कोई रोता है? आंखें बंद किए किए सरक कर बैठने का प्रयत्न किया कनक ने। समर ने दोनों हाथों में कसकर उसका मुंह पकड़ लिया। बोला, छी, रोती क्यों हो? अपनी सुहाग रात को भी कोई रोता है? फिर जाने उसके मन में क्या आया कि कनक का मुंह छोड़कर वहां से उठ गया और पलंग से हटकर कुर्सी पर बैठ गया। अगर ऐसी बात हो तो कनक तो पढ़ी लिखी लड़की है, रोने की उम्र तो रही नहीं उसकी। बहनों के विवाह देखे थे उसने, वो लोग तो बहुत छोटी थी विवाह के समय, इसीलिए रोते रोते ससुराल गई थी। वहीं बैठे बैठे फिर पूछा समर ने, सच सच बताओ क्यों रो रही हो कनक? ये सुनकर कनक का रोना और तेज हो गया। साड़ी का पल्ला आंखों पर लगाकर फपक फपक कर रोने लगी वो। बोलो ना, क्यों रो रही हो? बहुत खुशामद की थी उस दिन समर ने। वर्षों बाद भी समर को उस रात की एक एक बात याद थी, जीवन की स्मरणीय रात की स्मृति। अंत में समर ने पूछा था, मैं पसंद नहीं हूं तुम्हें, क्यों? सच सच बताओ। मिसेस दास के साथ जब समर की अच्छी घनिष्ठता हो गई थी तब उन्होंने भी पूछा था, तुमने बस उस रात को ही अपनी बहू को देखा था? हाँ, समर ने कहा था। मिसेस दास ने कहा, क्यों रो रही थी, इसका जवाब मिला था? समर ने कहा, सही कारण आज तक नहीं जान पाया मैं। मिसेस दास ने पूछा था, फिर क्या हुआ? फिर मैं कनक के पास जाकर बैठ गया और उसका एक हाथ खींचकर हाथों में ले लिया। कितना नरम हाथ था, आज तक याद है मुझे। बहुत बार रात को अपना बायां हाथ दाहिने हाथ से दबा कर देखता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कनक का हाथ दबा रहा हूँ, जैसे उस दिन दबाया था, पर तुरंत जैसे कोई ठोस धरती पर पटक देता है। कहाँ है उसका हाथ? कई बार तो सारी सारी रात नींद नहीं आती, आंखें बंद किए रोता रहता हूँ। और ये कहते कहते वो सचमुच ही बच्चे की तरह रो पड़ा था। सामने झुककर मिसेस दास ने अपनी क्रेप सिल्क की साड़ी के आंचल से समर की आंखें पोंछते हुए कहा, ना रोते नहीं, छी। अच्छा बताओ क्या पियोगे?
बड़े वीक हो तुम, बहुत सेंटिमेंटल। अब्दुल से एक कप स्ट्रॉन्ग चाय लाने को कहूँ? अब्दुल मिसेस दास का खानसामा था। समर बोला, नहीं मिसेस दास, मैं यहाँ बैठकर आपको बिना बात परेशान करता हूँ, अब चलूँगा। एकदम से मिसेस दास बोली, नहीं नहीं, चलोगे क्यों? मैं तो जरा भी परेशान नहीं होती। तुम्हारी बातें तो सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारा कष्ट वास्तव में मैं फील कर सकती हूँ। अच्छा, चाय नहीं, कॉफ़ी लाने को कहती हूँ। और मधुर स्वर में आवाज़ लगाई उन्होंने, अब्दुल। समर ने कहा, आपके पैर पड़ता हूँ मिसेस दास, ये सब बातें मिस्टर दास को मत बताइएगा। क्यों, बताने में क्या हुआ? मैं और मिस्टर दास क्या अलग हैं? अलग तो नहीं है, लेकिन अपने मन की बात जिस तरह आपके सामने खोलकर कह सकता हूँ, वैसे और किसी से नहीं कह सकता। और आपके अलावा कोई समझ भी नहीं पाएगा, हंसेंगे सब सुनकर। एक थर्ड क्लास मेस में रहता हूँ मैं, वहाँ कोई नहीं जानता कि मैं बरानगर के विश्वास घराने का लड़का हूँ। उन्हें नहीं मालूम कि कभी मैं अपनी खुद की गाड़ी चलाता था। एक ज़माना था जब गवर्नर हमारे घर खाना खाने आता था। आपके अलावा किसी को मैंने ये सब नहीं बताया। कहने से विश्वास भी कौन करेगा? समर की पीठ सहलाते हुए मिसेस दास ने कहा, सचमुच तुम्हारे लिए बड़ा अफसोस होता है समर। कॉफ़ी में चीनी ठीक है? कॉफ़ी का घूंट सटक कर समर बोला, हाँ ठीक है। 2 पल उपरांत सांत्वना भरे स्वर में मिसेस दास बोली, तुम बड़े सेंटिमेंटल हो समर। इतना सेंटिमेंटल होने से कहीं दुनिया में गुजारा होता है? फिर जरा रुक कर पूछा, तुम क्या विवाह के पहले किसी के लव में पड़े थे? यानी किसी को प्यार किया था तुमने? मिसेस दास की ओर देखा समर ने। वो बोली, नहीं नहीं, मुझसे शर्म मत करो। मैं तो तुम्हारी वेल विशर हूँ। मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। तुम्हारे पास क्या नहीं था? घर, गाड़ी, नौकर चाकर, वक्त, सभी कुछ तो था, और खूबसूरत भी थे। किसी को प्यार नहीं किया? समर बोला, मुग्ध तो बहुतों को देखकर हुआ था मैं, पर प्यार से आपका क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। हंसी नहीं मिसेस दास, उसी तरह मधुर स्वर में बोली, प्यार नहीं जानते? समर ने कहा, सच कह रहा हूँ मिसेस दास, आपसे परिचय होने से पहले प्यार किसे कहते हैं मैं नहीं जानता था। खिलखिलाकर हंस पड़ी मिसेस दास। बोली, दूर पगला कहीं का। मेरा प्यार क्या वो प्यार है? मैं इस प्यार की बात नहीं कर रही। मिसेस दास की उम्र काफ़ी थी, समर से कम 7 साल बड़ी थी, पर पाउडर, लिपस्टिक, रूस से सजी संवरी रेशमी पोशाक पहने हर वक्त टिप टॉप रहती थी। हल्के स्वर में हंसकर उन्होंने पुनः कहा, मैं इस प्यार की बात नहीं कर रही। कम उम्र के लड़के लड़कियों के आपसी आकर्षण की बात कर रही हूँ। विवाह से पहले किसी से प्यार नहीं हुआ था? किसी को लेकर सिनेमा नहीं गए किसी लड़की के साथ? याद करके समर ने कहा, नहीं। किसी का चुंबन नहीं लिया? मिसेस दास ने यह हालांकि सहज स्वर में ही पूछा था, पर समर के कान तक लाल हो गए। रक्त प्रवाह एकदम से जैसे तेज हो गया। कुछ भी नहीं बोल पाया वो। मिसेस दास बोली, शर्म की क्या बात है? मुझे बताने में कैसी शर्म? मैं तो किसी दूसरी वजह से पूछ रही थी। सिर झुकाए हुए समर ने कहा, नहीं, किसी का भी नहीं। इच्छा तो हुई थी, पर कनक का? कनक का चुंबन बस सुहाग रात को लिया था। इतना कहते कहते समर जैसे हाँफ उठा। मिसेस दास ने कहा, बिल्कुल ठीक किया था। हस्बैंड का काम ही किया था, लेकिन उसके बाद उसका रोना थम गया था। हाँ, रोना थम गया था। थमता कैसे नहीं? अभिज्ञता भरे स्वर में मिसेस दास ने कहा। समर ने आश्चर्य से पूछा, आपने कैसे जाना? मुझे मालूम है, मैं खुद औरत हूँ, ये नहीं जानूंगी। चलो छोड़ो। फिर मिसेस दास से परिचय होने के बाद से समर अपनी हर अंतरंग बात उन्हें बताने लगा था। उससे पहले कभी किसी को नहीं बता पाया था। माधव सिकदार लेन के मेस में आने के बाद वो बिल्कुल बदल गया था। पूरा मेस बड़ा ही गंदा लगता उसे। सारा दिन ऑफिस के बंद कमरे में गुजारने के बाद एस्प्लेनेड की खुली हवा में आकर जरा जान में जान आती जैसे। दूसरी ओर कर्जन पार्क, फिर ईडन गार्डन्स और फिर गंगा। निरुद्देश अपने में खोया घूमता रहता वो। कभी कभी हॉर्न बजाकर सावधान करती हुई कोई नई गाड़ी बगल से सर से निकल जाती। चौंक कर 2 कदम पीछे हट जाता वो और जाती गाड़ी की ओर देखने लगता और सोचता, ड्राइविंग नहीं आती ठीक से, शायद नई नई सीखी है। फिर आगे चल पड़ता, मूंगफली खरीदता और खाते खाते टहलता रहता, जैसे मेस न लौटना पड़े तो अच्छा हो। वापस लौटने का जी ही नहीं चाहता था। फिर वही माधव सिकदार लेन,
फिर वही लिपटा बिस्तर खोल कर चित्त होना, छत पर धुएं के छल्ले, दीवारों पर मकड़ियों के जाले और रसोई से निकलता दम घोंटू धुआं। रसोईया पूछता, बाबू कल खाना नहीं खाया? वो कहता, भूख नहीं थी, वो खाना भिखारी को दे देना। रसोईया सब समझता था, कहता, बाबू आप लोगों को ये खाना भला कैसे भाएगा? समर के हाव भाव, चाल चलन, बख्शीश देने से वो समझ गया कि किसी बड़े घर का लड़का था। वो भाग्य के फेर से मेस में रह रहा था। पूजा के समय 10 रुपए का नोट बख्शीश मिलने पर रसोइये ने कहा था, अभी तुड़ा कर ले आता हूँ। समर ने जवाब दिया था, नहीं, तुड़ा कर लाने की जरूरत नहीं है ठाकुर, वो पूरा ही तुम्हारा पूजा का इनाम है। मेस में रहने वाले करीब करीब सभी लोग हर शनिवार को घर चले जाते। रविवार को मेस सुनसान हो जाता। रसोईया कभी कभी पूछ लेता, आपका घर कहाँ है बाबू? घर? समर कहता, क्यों, ये क्यों पूछ रहे हो ठाकुर? सब घर जाते हैं, छुट्टी बिताकर आते हैं, आप कभी कहीं नहीं जाते? विषय बदलकर अचानक समर कह उठता, ये क्या ठाकुर, आज 4 मछली, बात क्या है? खाइए ना बाबू, कोई नहीं है, इसीलिए आपको दे दी। समर पूछता, तुम लोगों के लिए तो है ना? और कहाँ बिंदु खुशामद कर कर के खिलाती थी। विधु ने जाने कितनी बार डर दिखाकर दूध पिलाया था और अब देखने को भी नहीं मिलता था। घर पर गाय बंधी थी, 8 से रोज का होता था। पिता ही 1 से रोज पीते थे। उसके अलावा दही, छेना, मिठाइयाँ सब घर में ही बनता था। माँ कहा करती, एक खोका खाएगा नहीं, उठ क्यों गया, मालपुआ खाता जा। अब नहीं खाया जाएगा माँ, पेट भर गया। तो शाम को चाय के साथ खा लेना, रखे दे रही हूँ। और शाम को, शाम आती तब तो कहाँ बरानगर और कहाँ विद्यासागर कॉलेज, एक छोर से दूसरा छोर, कैंटीन, रेस्टोरेंट, कॉमन रूम, जाने कहाँ सारा दिन निकल जाता। फिर शाम आती, महत आश्रम के गरम गरम चाप कटलेट खाकर पेट भर जाता। घर की बात याद ही नहीं आती। इसी तरह कैसे दिन रात महीने साल बीत जाते, पता ही नहीं चलता। फिर अचानक एक दिन गाड़ी खरीदी गई। अधर विश्वास ने स्वयं पसंद करके गाड़ी खरीदी थी, पर बैठे एक दिन भी नहीं। हार्ट बहुत कमज़ोर था। डॉक्टर ने गाड़ी में आने जाने को मना कर दिया था। माँ भी चढ़ने को तैयार नहीं थी। बोली थी, रहने दो, गाड़ी वाड़ी में नहीं बैठना मुझे, वो ठीक हो जाए पहले। वही गाड़ी उसके हाथ में आ गई थी। शुरू शुरू में 1 महीना ड्राइवर था। उसी के बगल में बैठकर स्टीयरिंग पर खुले मैदान में हाथ साधा था उसने। फिर तो न दिन रहा और न रात। कभी यशोहर रोड पर सीधा नज़र की सीध में दौड़ता जाता, तो कभी ग्रांड ट्रंक रोड पर बेखबर गाड़ी भगाता। रोज कभी किसी के घर तो कभी किसी के। बरानगर के लोग मुंह बाए गाड़ी की ओर देखते। भूषण की दुकान पर पान बीड़ी खरीदने ग्राहक खड़े होते। एक कहता, पहले मुझे दे भूषण, तो दूसरा कहता, पहले मुझे दे, ऑफिस को देर हो रही है मुझे। तीसरा कुछ कहता, उससे पहले अधर विश्वास की गाड़ी जोर से हॉर्न बजाकर बगल से धूल उड़ाती चली जाती। निताई हालदार कहता, कौन था रे, किसकी गाड़ी थी? फिर स्वयं ही समझकर कहता, ओ विश्वास बाबू का लड़का था। बाबा, हालत खराब होने से भी क्या होगा, मरा हाथी भी लाख का है। मैंने कहा था ना केशव तुझसे, तू कह रहा था कि उनका मकान बिकने वाला है। केशव बाड़ुज्य कहता, तूने भले ना कहा हो, पर मोहल्ले में तो सब लोग यही कहते थे। मैंने तो अभी उस दिन अधर विश्वास के नौकर को 10 रुपए की साग भाजी मछली खरीदते देखा था, समझे? भूषण कहता, अरे मेरे यहाँ से तो अभी भी 2 रुपए रोज यानी नगद 60 रुपए महीने के पान जाते हैं। लेकिन उसी विश्वास घराने की ये नौबत आएगी, ये कौन जानता था। शादी तय हुई तो घर तालाब की मरम्मत हुई, सफाई हुई, रंग रोगन हुआ, नाते रिश्तेदार आए, शहर के गणमान्य लोग भी निमंत्रित हुए। बगीचे में नौबत वाले बैठे और फिर गाजे बाजे के साथ 7 बसों में भरकर बारात वृंदावन लेन गई। वहाँ भी खूब खातिर हुई। मोहल्ले के भी सब गए थे। निताई हालदार, केशव बाड़ुज्जे, कोई भी तो नहीं छूटा था। तृप्त होकर पान चबाते हुए निताई हालदार ने कहा था, पोना मछली का कलिया बहुत बढ़िया बना था, क्यों? निताई ने कहा था, और दही असली मुल्ला के चौक का था। केशव ने कहा था, पान भी बड़ा मीठा है रे, मीठा पान, जरा भी झलझलाहट नहीं है। भूषण ने बताया था, बहू भात के दिन के लिए मुझे विश्वास के यहाँ से 5000 बीड़ों का ऑर्डर मिला है। इतने में कन्या के भाई उन्हीं मधुसूदन सेन से सामना हो गया था। हाथ जोड़कर उन्होंने खुश होकर पूछा था,
सब ठीक रहा ना? अकेली जान हर तरफ देख नहीं पाया। निताई हालदार ने कहा था। मैंने तो आपसे तभी कहा था सेन महाशय, मनचीता समधियाना मिलेगा, क्यों नहीं कहा था? मधुसूदन बाबू ने जवाब दिया था। हाँ, आपने ठीक कहा था। विश्वास महाशय सज्जन पुरुष हैं, एक पैसा दहेज नहीं लिया। कह दिया विश्वास वंश में दहेज लेना पाप समझा जाता है, इसलिए पिताजी जितना भी रुपया बहन के विवाह के लिए छोड़ गए थे सबका जेवर कपड़ा व सामान बना दिया। वास्तव में अधर विश्वास ने एक पैसा भी नकद नहीं लिया था। वो क्या लड़का बेच रहे थे जो दहेज लेंगे? दहेज तो वो लेते हैं जो 2 पीढ़ियों के अमीर हैं। परंतु विपत्ति आई सुहाग रात के दिन। बहू भात के लिए लोगों का जमघट लगा हुआ था। ड्योढ़ी पर नौबत बज रही थी। एक एक पंगत बैठती और खाकर उठ रही थी। घर के अंदर नई बहू को सजा कर चौकी पर बैठाया हुआ था। बिल्कुल लक्ष्मी लग रही थी बहू। अब घर में रौनक हो जाएगी। कुटुंब के कुछ लोग अलग मकान बनाकर रहने चले गए थे और कुछ मर गए थे। एक अधर विश्वास बाकी बचे थे जो तेल खत्म हुए दिए की बत्ती की तरह टिमटिमा रहे थे। लोग सोचते थे बस गिरने वाले हैं ये लोग, अब कोई आशा नहीं इनके उठने की। घर भी ढहेगा और बाकी सब भी बिक जाएगा, फिर जैसा ऐसे में होता है वही होगा। पर पहला भ्रम तो तब टूटा जब अधर विश्वास ने गाड़ी खरीदी। मुंशी जी ने एक बार पूछा था, इस समय गाड़ी खरीदेंगे मालिक? अधर विश्वास ने कहा था, हाँ, गाड़ी खरीदे बगैर सम्मान नहीं रहेगा। जी, पर गाड़ी की कीमत तो देखिए। लापरवाही से अधर विश्वास ने कहा था, उसकी फिक्र तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, मैं अभी जिंदा हूँ। समर भी खबर सुनकर स्तंभित रह गया था। अंत में जब वास्तव में गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी तो सच माना था। निस्तारणी खा पीकर आराम कर रही थी। लड़के ने जाकर पूछा, माँ गाड़ी आ गई? निस्तारणी ने उदासीन होकर कहा था, तो मुझसे क्या पूछ रहा है? जिनकी गाड़ी है उनसे पूछ। गाड़ी आई जरूर, लेकिन अधर विश्वास बैठ नहीं पाए। उसी दिन से तबीयत खराब हो गई थी। धीरे धीरे शरीर का ह्रास होने लगा था। समर पूछता तो निस्तारणी कहती, तुझे गाड़ी चलाने का शौक है तो उनसे कहना जाकर। परंतु उनके सामने जाकर कहने का साहस कहाँ था। अंत में निस्तारणी ने भी कहा था गाड़ी तो यूं ही खड़ी रहती है, खोका कह रहा था। आंखें बंद किए लेटे थे अधर विश्वास। आंखें खोलकर उनकी ओर देखा पर मुंह से कुछ नहीं कहा था। वो समझ गई थी कि नाराज नहीं हुए थे वो। लड़का अगर चलाना चाहता है तो चलाए, वो अब कितने दिन के हैं। आखिर एक दिन लड़के ने ही गाड़ी निकाली। तेल खरीदने को पैसे निस्तारणी ने दिए थे। फिर तो बस निस्तारणी के पास जाकर मुंह से माँ कहने भर से हो जाता था। वो समझ जाती थी। कहती, क्यों, तेल खत्म हो गया है? यह कहकर आंचल में बंधी चाबी से संदूक खोलकर रुपए निकाल कर दे देती। जब वो चलने को होता तो कहती, देख खोका, सावधानी से चलाना, धक्का वक्का मत लगा देना। समर को जाने की जल्दी होती, झट से कहता, नहीं माँ, मैं तो बहुत सावधानी से चलाता हूँ, ज़्यादा दूर जाता ही नहीं मैं। ज़्यादा दूर नहीं जाता कह देने से क्या ज़्यादा दूर जाने का लोभ सवरण किया जा सकता था? बड़ा नगर से सीधा श्याम बाजार चला जाता, वहाँ से कॉलेज स्ट्रीट और फिर भवानीपुर, भवानीपुर से बालीगंज। दल बल के साथ हवा की गति से मोटर भगाता, ट्रेन से होड़ करता और रात को गैरेज का टीन का दरवाज़ा इतनी आहिस्ता से खोलता कि आवाज़ ना हो, पिता की नींद न टूट जाए। उसके बाद फिर निस्तारणी के पास जाना पड़ता, कभी तेल के लिए तो कभी खर्च के लिए, कभी 20 तो कभी 50। वो संदूक खोलती और रुपए निकाल कर दे देती। तरह तरह के परामर्श देते रहते सारे मित्र मिलकर। कोई गाड़ी से कश्मीर जाने की सलाह देता तो कोई कहीं और। कहाँ से रुपया आता था और कहाँ से आएगा, इन सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाथ फैलाते निस्तारणी दे देती। इकलौता लड़का था, बड़ा आज्ञाकारी। अलवान ओढ़े अधर विश्वास जब तालाब के घाट पर हवा खाने बैठे होते तब जरा दुविधा होती, लेकिन दबे पांव जाकर गाड़ी निकालता और सर से बगल से निकल जाता। एक यांत्रिक आवाज़ होती और जरा सा धुआं उड़ता, बस। एक बार आंखों की ओट हो गए तो कोई फिक्र नहीं। आवाज़ सुनते अधर विश्वास गर्दन घुमाते। कौन? कोई जवाब नहीं देता, कोई नहीं होता आसपास। फिर कहते, कौन? कौन जवाब देता? तब तक तो गाड़ी कहीं की कहीं पहुंच गई होती। बगीचे के बाहर बड़ी सड़क पर तब तक थोड़ी धूल उड़ती दिखाई देती। उस ओर एक दृष्ट निहारते चुप बैठे रहते वो। मन ही मन क्या सोचते कोई नहीं जान पाता।
जान पाए समर की सुहाग रात को। बहुत रात हो गई थी। आमंत्रित व्यक्ति सब चले गए थे। नौबत बजनी बंद हो गई थी। केवल घर के पीछे जूठी पत्तलों के लिए भिखारियों व कुत्तों की छीना झपटी हो रही थी। समर बोला, मैं तुम्हें केवल कनक कहकर बुलाया करूँगा, क्यों? नई बहू के आंसू तब तक सूखने को आ गए थे। जवाब नहीं दिया उसने। समर बोला, आज सुहाग रात है, आज मुझसे बात करनी चाहिए, ये मालूम है? सिर उठाया नई बहू ने। समर ने कहा, मेरे सारे मित्र बहुत प्रशंसा कर रहे थे तुम्हारी, कह रहे थे बड़ी सुंदर हो। फिर से गर्दन झुका ली नई बहू ने। समर को लगा जैसे उसके होंठों पर एक क्षीण सी मुस्कुराहट आ गई थी। खुश होकर वो बोला, अब तक यार दोस्तों के साथ घूमता था, अब तुम आ गई हो, तुम्हारे साथ घूमूंगा। फिर जरा रुक कर बोला, चलो इस बार गर्मियों में काशी चलोगी? नई बहू ने फिर से मुंह उठाकर देखा था शायद। समर ने पूछा था, माँ को छोड़कर जाने में दुख होगा, क्यों? सिर हिला दिया था उसने। तो फिर क्या कहना, मैं तो साथ रहूँगा ही, दोनों आराम से जाएंगे, मेरे साथ जाने में डर तो नहीं लगेगा? इस बार वास्तव में कनक के चेहरे पर मुस्कुराहट स्पष्ट हो गई थी। समर ने कहा था, अरे वाह, मुस्कुराती हो तो कितनी सुंदर लगती हो, फिर से मुस्कुराओ ना एक बार, बस एक बार। कमरे की खिड़की दरवाजे सब अच्छी तरह बंद थे, इसलिए बाहर की आवाज़ अंदर आने की बात नहीं थी। पर तब भी समर को अचानक ऐसा लगा जैसे बाहर कोई गड़बड़ थी, जैसे बहुत से लोग लकड़ी के जीने से जल्दी जल्दी चढ़ उतर रहे थे। और उसके बाद तुरंत ही किसी ने दरवाज़ा थपथपाया था। कौन? जरा गुस्से से उसने पूछा था। गुस्से की बात ही थी, पर तब भी मिजाज ठीक रखकर उसने दोबारा पूछा था, कौन है? मैं, खोका बाबू, विधु वदन। झट से उठकर दरवाज़ा खोलते विधु का रुआंसू चेहरा दिखाई दिया था। समर के सामने खड़ा देखकर भी वो कुछ कह नहीं पा रहा था। समर ने पूछा था, बोलना क्या हुआ? मुंह फाड़े क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? खोका बाबू, बाबू को जाने क्या हुआ है? पिताजी को? समर जैसे आसमान से गिरा। अधर विश्वास ने ठीक वक्त पर ही खाया पिया था। उनके लिए अलग व्यवस्था की गई थी। डॉक्टरों के मना कर देने के कारण वो अधिक चले फिरे भी नहीं थे। आने वालों में से कुछ लोग स्वयं जाकर उनसे मिल आए थे। बहुतों ने कहा था, बहुत अच्छी बहू मिली विश्वास महाशय, विश्वास घराने के उपयुक्त है बहू। उन्होंने कहा था, तुम लोगों ने ठीक से खाया पिया ना? सबने कहा था, इन सब बातों की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आयोजन में जरा भी त्रुटि नहीं हुई। बहुत दिन बाद पेट भर कर खाया। समधियाना भी अच्छा मिला आपको। वो बोले थे, बहू के बाप नहीं है ना, जो कुछ भी किया भाई ने किया, मैं तो बस लड़की का रूप देख कर लाया हूँ, न वंश देखा और न माँ बाप। उन लोगों ने कहा था, आपकी बहू के रूप की तुलना नहीं की जा सकती विश्वास महाशय, रूप की प्रतिमा है वो। फिर एक एक करके सब चले गए थे। सारा घर पुनः निस्तब्ध हो गया था। अधर विश्वास अपने कमरे में जाकर लेट गए थे। तब भी कोई तकलीफ नहीं थी। फिर कब नींद आ गई थी पता भी नहीं चला था। निस्तारणी भी आईं और आकर बगल में निढाल पड़ गई थीं। अचानक किसी के गले से निकलती गों गों की आवाज़ से नींद टूटी तो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी निस्तारणी। बगल के बाथरूम में बत्ती जल रही थी। उसी प्रकाश में देखा कि पति का चेहरा जाने कैसा हो गया था। जल्दी से बिस्तर से उठकर कमरे की बत्ती जलाई। पास जाकर देखा, चेहरा नीला पड़ता जा रहा था। यंत्रणा से मांसपेशियां सिकुड़ गई थीं। पुकारा, अजी सुनते हो? कोई उत्तर नहीं मिला। क्या करें समझ नहीं आया। बड़ा डर लगने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। दरवाजे से बाहर जाकर आवाज़ लगाई, बिंदु, ओ बिंदु। बिंदु के आते ही बोली, जल्दी से विधु को बुलाकर कह डॉक्टर बाबू को बुलाकर लाएगा। जरा देर पहले दावत खाने आए थे डॉक्टर बाबू, फिर आए, देखा भाला, परंतु देखने लायक तब तक कुछ रह ही नहीं गया था, सब शेष हो चुका था। तब विधु ने जाकर खोका बाबू के दरवाजे का कुंडा खटकाया था। और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। निस्तारणी पलंग के पास सर झुकाए बैठी थी। विधु बिंदु खड़े थे। विवाह के उपलक्ष्य में आए सगे संबंधी सब चुप खड़े थे। समर भी आकर पहले तो खड़ा हो गया था और फिर माँ के पास जाकर चीख मारकर रो पड़ा था। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी का उपन्यास एक और तरह का भाग 1। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 2 में।